हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि अगर पहली वीडियो आपने देखी होगी तो थोड़ा तो डर कम हुआ होगा। आज का क्वेश्चन है, कभी आपने सोचा है कि आप रोटी क्यों खाते हैं, आप चावल क्यों खाते हैं, आप फ्रूट्स क्यों खाते हैं, या आप से अगर बात की जाए तो आप सब्जियां क्यों खाते हैं। क्या रोटी, चावल, दाल, सब्जी, मीट, सलाद ये सब खाना जरूरी है? क्या पत्थर नहीं खा सकते हम? क्या मिट्टी नहीं खा सकते हम? क्यों नहीं खा सकते आखिर? ये सवाल क्या आपके दिमाग में कभी आया? अगर नहीं आया तो आना चाहिए। चाहे आप पढ़ने लिखने वाले हैं या पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, पढ़ाई से आपका कोई मतलब नहीं है, आपको कंपटीशन एग्जाम नहीं देना है, तो भी ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर हम मिट्टी, पत्थर क्यों नहीं खा सकते। कारण क्या है इसका? घास भी मैं ऐड कर दूंगी और घास बताऊंगी फिर उसका रीजन क्या है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर जो बना हुआ है वो मिट्टी और पत्थर का नहीं बना हुआ है। वो किस चीज का बना हुआ है? अगर मैं बात करूं तो हम खाते हैं रोटी, और रोटी में क्या पाया जाता है? रोटी में बहुत सारी चीजें होती है। मैं सिर्फ बात करूंगी किसकी? मैं सिर्फ बात करूंगी कार्बोहाइड्रेट की। जैसे कि आप बड़ा देखते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूंगी, रोटी में होता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की बड़ी डिमांड है कि भाई प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। इसका मतलब है कि हमारा शरीर जो है वो बना हुआ किससे है? प्रोटीन से बना हुआ है। तो जिस चीज से बना हुआ होगा वही खाई जाएगी ना। जैसे कि अगर हमारा घर सीमेंट से बना हुआ है तो हमें सीमेंट से ही उसको रिपेयर करना पड़ेगा। अगर हमारा घर मिट्टी का बना हुआ है तो हमें मिट्टी से ही रिपेयर करना पड़ेगा। अगर हमारी छत में फूस लगा हुआ है तो हमें फूस लगा के ही रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर हमारी छत में लोहा, सरिया या सीमेंट या और कोई मटेरियल लगा हुआ है तो हमें उसी से ही रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ इतनी सारी कहानी या इतनी सारी बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमारा शरीर जो बना हुआ है वो बना है कार्बोहाइड्रेट से, वो बना है प्रोटीन से, वो बना है फैट से। उसको चलाने के लिए जरूरी है बहुत सारे विटामिन्स। तो इसीलिए ये चीजें हमें खाने में चाहिए होती हैं। अब दूसरा सवाल, क्या कभी आपने सोचा कि ये शरीर बना कैसे? आखिर वो पहला इंसान कौन था और वो पहला इंसान बना कैसे? जैसे अगर कहीं कहूं कि कोई बिल्डिंग बनी कैसे, तो किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई पहली ईंट तो रखी गई होगी ना। एक ईंट रखी गई होगी, वो ईंट किसी ना किसी मटेरियल की बनी हुई होगी ना। तो इसी तरीके से हमारे शरीर को बनाने के लिए कोई एक मटेरियल होगा जिससे बनी होगी हमारी कोशिका। बात यही है मेन, जिसके लिए मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई। तो अगर बात करें तो हमारी कोशिका जो है, मान लीजिए ईंट, जैसे घर की ईंट बनती है उसी तरीके से हमारे शरीर की क्या बनती है? सेल, कोशिका। मैं बहुत आसान से तरीके से समझा रही हूँ, बड़े कहानी बना के समझा रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ और कैसे आपको पढ़ाना चाह रही हूँ। तो हमारी जो सेल है, हमारी जो कोशिका है, वो किस चीज की बनी होती है? हमारी कोशिका बनी होती है कार्बोहाइड्रेट की, हमारी कोशिका बनी होती है प्रोटीन की, हमारी कोशिका बनी होती है फैट, वसा की, हमारी कोशिका बनी होती है बहुत सारे लिपिड्स होते हैं इसमें जो फैट की ही फॉर्म है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अब क्वेश्चन आता है, मैं एक नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ, मैं आपको एक कोरा कैनवास देती हूँ, एक बिल्कुल कोरा, और मैं उसमें आपको बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट दे देती हूँ। ये है बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मैंने आपको दे दिया ग्लूकोज, दे दिया कार्बोहाइड्रेट, दे दिया। मैं आपको बहुत सारी फैट, वसा दे देती हूँ, ठीक है। बहुत सारे फैट के साथ मैं आपको प्रोटीन भी देती हूँ जो जो हमारे शरीर में लगा हुआ है। इसको सिंपली ऐसे ही समझिए कि जैसे
मैं आपको मिट्टी देती हूँ और मिट्टी देके मैं आपसे बोलती हूँ कि चलो बनाओ, घर बनाओ इससे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी को सान के उससे या तो कच्चा घर बनाएंगे या मिट्टी की ईंटें तपाएंगे और उससे फिर ईंटों से घर बनाएंगे। उसके लिए आप सीमेंट सरिये का भी इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। तो वैसे ही मैं आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वसा सारी चीजें देती हूँ और कहती हूँ बनाओ कोशिका। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। कोशिका में जो कुछ भी लगा हुआ है अगर वो हमें मिल भी जाए तो हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जिस एनवायरनमेंट में पहली कोशिका बनी। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अगर हम कोशिका बनाने में सक्षम हो गए ना तो यकीन मानो कि हम लैब में ही इंसान बनाने लगेंगे अपनी मर्जी से। जब हम एक कोशिका बना लेंगे तो हम कई सारी कोशिकाएं बना सकते हैं और फिर कोशिकाओं से मिलके हम ऑर्गन बना सकते हैं, ऑर्गन से हम एक पूरा इंसान बना सकते हैं। तो कोशिका बनाई नहीं जा सकती है, कोशिका किसी पुराने जीव से ही ली जा सकती है। जैसे मेरी कोई कोशिका लेके फिर उसको फर्दर लैब में उसके साथ कोई प्रोसेस किया जा सकता है, तो वहां तक नहीं पहुंचते हैं। हम पहुंचते हैं इस बात पे कि भाई जब ये जो कोशिका थी ना, जब ये नहीं बनी थी तो क्या था, कैसे ये बनना शुरू हुई। तो इसकी अगर हम बात करें तो इस टॉपिक को हम नाम देते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत। जीवन की ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, कि ये जो लाइफ है ना ये उत्पन्न कैसे हुई, कौन सा तरीका था वो। तो अगर मैं बात करूं कि जीवन जो उत्पन्न हुआ, जीवन जो आया, वो कहाँ आया, पूरे जितने भी ग्रह हैं ना उन सब पे, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके जितने भी ग्रह हैं उन सब पे पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। तो ये जो पृथ्वी है इस पे ये जीवन स्टार्ट कैसे हुआ, तो सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि भाई पृथ्वी कैसे बनी, है ना। तो आज से 15 अरब वर्ष पहले की अगर बात की जाए तो ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स हमारे पास नहीं था। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 15 अरब वर्ष पहले एक बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग का मतलब एक महाविस्फोट हुआ और उस महाविस्फोट में एक पिंड जैसी कोई रचना थी, उसमें वो महाविस्फोट हुआ और उसके बाद धीरे धीरे यूनिवर्स बनना शुरू हुआ। यूनिवर्स बना, ठीक है, जितने चांद तारे ये सब आप देखते हैं इसको मान लीजिए यूनिवर्स। जब आप घर में अपनी चारपाई पर आंगन में लेटते हैं तो जितने दूर दूर तक तारे दिखाई देते हैं वो सब यूनिवर्स है। जो वो आपको छत जैसी दिखाई देती है आसमान, वो भी यूनिवर्स है। आसमान वैसे कहीं है नहीं, है ना, तो वो भी सब यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। हम उसमें नहीं जाते, वो हमारा सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी कब बनी? पृथ्वी बनी आज से 4.6 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी ना कह के मैं इसको कहूंगी कि हमारा सोलर सिस्टम अस्तित्व में आया। जिस सूरज को हम देखते हैं ना भाई, जो सूरज आज हमें तपा रहा है ना, जो सूरज अपना पूरा जलवा दिखा रहा है, जिसने हमें कमरों में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया है, चारों तरफ लू चल रही है और तपतपाती हुई गर्मी है, वो सूरज अस्तित्व में आया 4.6 अरब वर्ष पहले। और तब बनी हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी अपने अस्तित्व में आई। जो आप ग्लोब पे देखते हैं ना पूरा अपनी पृथ्वी को, वो अस्तित्व में आई आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले। तो जब ये पृथ्वी अपने अस्तित्व में आई तो क्या था, तो उसको हमने 2 चरण में बांट दिया है। दूसरे पेज पे चलते हैं। जब पृथ्वी अस्तित्व में आई तो ध्यान रखना कि ये जो पृथ्वी थी इसका जो पूरा इतिहास है, पृथ्वी का इतिहास, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक है हमारा एजोइक एरा, एजोइक एरा, एजोइक एरा का मतलब अभी समझाऊंगी। दूसरा हमारा है जोइक एरा। एरा का मतलब होता है युग। एजोइक का मतलब ए लगा हुआ है, इसका मतलब है, जोइक मतलब जीव, ए का मतलब जीव नहीं है, कोई जीव यहाँ पर नहीं है। एजोइक का मतलब है जू मीन्स होता है चिड़ियाघर,
है ना। जू का मतलब है एनिमल, जू जोआ से बना है, बता ही देती हूँ यहाँ पे। जोआ, जोआ का मतलब होता है एक एनिमल, और जू का मतलब होता है बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स, इसीलिए हम चिड़ियाघर को जू बोलते हैं। तो जो पृथ्वी अपने अस्तित्व में आई, अगर पृथ्वी की उत्पत्ति के इतिहास को देखें, पृथ्वी का इतिहास ना बोल के मैं इसे पृथ्वी की उत्पत्ति का इतिहास कहूं, तो एजोइकेरा जो था वो वाला काल था जब पृथ्वी के भूपटल का निर्माण हो रहा था। भूपटल का निर्माण, भूपटल किसे कह सकते हो भाई, जैसे दूध गर्म करते हो ना, तो दूध गर्म करने के ऊपर पर उसमें एक छिछली सी मलाई की परत पड़ती है ना, जैसे दही जमाते हो ना, और दही धीरे धीरे जमता है तो ऊपर की छिछली सी परत होती है ना, तो पृथ्वी की जो ऊपर की परत है ना, उसका निर्माण हो रहा था, जिसपे हम हैं, जिसपे हम सारी वनस्पति उगी हुई है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, उस भूपटल का निर्माण हो रहा था, उस सरफेस का निर्माण हो रहा था। तो इस टाइम को हमने कहा एजोइकेरा। अब दूसरा काल जो है वो काल है भूपटल जब बन गया, जब भूपटल बना, भूपटल के बनने से लेके और वर्तमान में आज तक का, वर्तमान में आज तक जो है, आज तक अगर मैं इसे कहूं वर्तमान में अभी तक का काल, भूपटल के निर्माण के बाद, है ना। यहाँ मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि फिर लिखने के टाइम पे आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, आई कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो भूपटल के निर्माण के बाद से लेकर आज तक का जो पूरा काल है उसको हम कहते हैं ज़ोइक एरा। क्लियर, इतनी बातों पर समझ में आ गई। अब इस पृथ्वी पर ये जो भूपटल का निर्माण हुआ, ये जो सरफेस बनी, इस पे जीवन आया कैसे, वो जीवन कैसे आया उसकी अगर हम बात करें, तो मैंने पहले ही पूरी कहानी सुनाई भाई। हम ईंट पत्थर नहीं खाते, हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, गेहूं खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, फल खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उन चीजों से हमारा शरीर बना है। तो हमारा शरीर का मतलब, जब भी मैं शरीर की बात कर रही हूँ तो एक यूनिट पे आई है हमारी कोशिका, जिससे हम बने हुए हैं, कोशिकाओं से मिलके हम बने हुए। तो वो कोशिका उन चीजों की बनी है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की। तो उसी की उत्पत्ति हम देख रहे हैं हुई कैसे। तो जीवन की उत्पत्ति के चरण की अगर हम बात करें, तो जीवन की उत्पत्ति के चरण, मतलब जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो 2 चरणों में हुई है बच्चों। जब भी जीवन की उत्पत्ति को समझेंगे हम तो 2 चरण हैं। तो पहला चरण कौन सा है? पहला चरण है रासायनिक चरण, रासायनिक, ठीक है, ये है रासायनिक चरण। अब आप कहेंगे हम रसायन से बने हुए हैं, क्या? बेशक हम रसायन से बने हुए है ना। ये है केमिकल डेवलपमेंट, इसको हम कहेंगे केमिकल डेवलपमेंट, ठीक। तो हमारा केमिकल डेवलपमेंट क्या हुआ ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है, जबकि इसके बाद का भी इंपॉर्टेंट है। जो दूसरे चरण को हम कहते हैं जैव विकास। इसीलिए तो कहते हैं जो मानव सभ्यता है, जो मनुष्य है, वो मनुष्य बहुत ही मुश्किल से, कहा जाता है कि मनुष्य योनि जो मिलती है वो बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन यही नहीं, मनुष्य इस धरती पर बहुत मुश्किल से, बहुत तकलीफों के बाद सरवाइव कर पाया और उसका विकास बहुत तकलीफों के बाद हुआ है। इसको हम देखेंगे। तो जैव विकास को हम कहते हैं ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। अगर ये समझ गए ना बच्चों, तो आधी बायोलॉजी आप समझ जाएंगे, आधी बायोलॉजी नहीं, आपको महाज्ञान हो जाएगा। इतना बड़ा ज्ञान आपको कभी नहीं हुआ होगा जितना आपको ये 2 चीजें समझने पे हो जाएगा। तो जीवन की जो उत्पत्ति हुई है, जीवन की जो शुरुआत हुई है, वो पहली चीज थी उसमें रासायनिक चरण, केमिकल डेवलपमेंट, और दूसरा था उसका जैव विकास, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। तो मैं एक एक और करके समझाऊंगी। पहले बात करेंगे हम केमिकल डेवलपमेंट की। तो जब हम केमिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो केमिकल डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ओपेरिन का सिद्धांत। इसकी एक छोटी सी कहानी समझा देती हूँ भाई। बहुत सारे साइंटिस्ट में, जैसे अगर हम कहें तो ये 1600-1700 के
टाइम की बात है। उसी टाइम में प्रबोधन आया। प्रबोधन मतलब एनलाइटमेंट, मतलब मानव जो था उसने अपनी बुद्धि को थोड़ा तेज दौड़ाना शुरू किया और उसने ये जानने की शुरुआत की कि इस धरती पर हम आए कैसे। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो अपनी अपनी बात कहते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो धूल मिट्टी से हुई है। किसी ने बताया कि धूल से कीड़े बने, धूल से बैक्टीरिया बने, मछली जो कीचड़ था तालाब का उससे मछलियां बन गई। ये सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगता है कि धूल से जीव कैसे बन सकता है ना। एक साइंटिस्ट थे वॉन हेलमोंट शायद, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया कि उन्होंने पसीने से भीगे हुए कपड़े को गेहूं की बालियों के साथ रख दिया और उसमें से चूहे निकल आए। बाद में उसके बहुत सारे प्रयोग हुए जो उसके पक्ष में हुए और विपक्ष में भी हुए। तो उसको हम कहते हैं स्वतः जननवाद का सिद्धांत, कि जो जीवन है वो अपने आप ही स्वतः ही उस पैदा हुआ। ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है आज। फिर इसके बाद एक और सिद्धांत आया जिसमें कहा गया कि नहीं, जीव की उत्पत्ति जीव से ही हुई है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। रुडोल्फ विर्चोव ने कहा कि नई जो कोशिकाएं होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं और इस सिद्धांत को बड़ी मान्यता भी मिली। इसके बाद एक और कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप और आता है जो कहते हैं कि जो जीव है ना वो ऊपर से टपका है, उल्का पिंड गिर रहे हैं और उनमें से ही जीव टपके हैं। तो इसके लिए कई साइंटिस्ट के नाम आते हैं जिसमें हेरेनियस भी एक नाम है, एरेनियस भी एक नाम है, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला। वो कहते हैं कि उल्का पिंड जो है ना उनमें स्पोर्स हैं, जीवों के स्पोर्स वो छोटी सबसे छोटी स्ट्रक्चर जहां से जीव का अंकुरण होता है। तो वो कहते हैं स्पोर्स हैं और वो जो उल्का पिंड गिरते हैं धरती पर उनके साथ वो स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं और उसी से जीवन की उत्पत्ति हुई। मतलब अगर सीधे से शब्दों में कहा जाए तो हम आसमान से टपके हैं। लेकिन ये सारे सिद्धांत ऐसे ही आए, लोगों ने सुने, समझा और इनके पक्ष विपक्ष में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्यता मिली वो मिली ओपेरिन के सिद्धांत को। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट दिया ओपेरिन। भाई इसी के बारे में मैं बात करूंगी। जो केमिकल चरण है वो यही है, रासायनिक विकास का जो चरण है वो यही है, ओपेरिन का सिद्धांत। तो आज की क्लास आपको बच्चों कैसी लगी? ओपेरिन ने किस तरीके से बताया कि सेल जो है वो सरल जीवों से, सरल अणुओं से कैसे कैसे जटिल अणु बने और जटिल अणुओं से कैसे कोशिका बनी, ये ओपेरिन ने समझाया अपने सिद्धांत में। उनके जो पूरा का पूरा सिद्धांत है उनको हम 4 चरण में बांट सकते हैं। वो 4 चरण कौन से हैं वो आज की क्लास में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आज की क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग अगर लगा आपको तो वो मुझे बताना जरूर, याद रखिएगा, उसको भूलना नहीं है। और आगे ओपेरिन का सिद्धांत आएगा ही आएगा। सेल कैसे बन रही है, मीन्स के अगर नेचर में ऑक्सीजन थी, नाइट्रोजन थी या कार्बन था तो उससे कैसे हम बन गए, कैसे एक कोशिका बन गई है ना, और उस कोशिका से कैसे तरह तरह के जीव बने और उन तरह तरह के जीवों में फिर मनुष्य कब आया और कैसे आया और कैसे उसका विकास हुआ, है ना। कहा जाता है कि ना मनुष्य बंदर था, तो बंदर नहीं था, मनुष्य के पूर्वज बंदर थे। तो कैसे हमारे पूर्वज जो बंदर थे, बंदर से हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसके लिए बात करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।